हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन में। और आज के हमारे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन होगा मई 2025 के वीक नंबर 3 का। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपको मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का यूज कीजिएगा जहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उससे आप बाकी के भी जो हमारे करंट अफेयर के वीकली डिस्कशंस हैं उनकी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है edu24। इस एप्लीकेशन पर किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराने का कंटेंट अवेलेबल है। एक बार खुद से आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, इसके बारे में मैं क्या ही तारीफ करूं। जैसे कि ये आपके जीएस और इंग्लिश के लगभग 12-13 हजार के क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में प्रोवाइड करे हुए हैं। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसमें आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और अपनी जीके को कंप्लीट थ्योरी कवरेज को कवर कर सकते हैं। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य इंपॉर्टेंट कोर्सेज में आपको यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर का जो वीकली डिस्कशन मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में कर रहा हूँ ना, उसकी पीडीएफ, उसके क्विजेज, उसकी ये जो वीडियोस हैं ये सारी की सारी मैंने इसमें प्रोवाइड करी हुई हैं। इसको एक्सेस कर सकते हैं और बाकी के अन्य कोर्सेज भी आपको नजर आते हैं। तो चलिए भाई इसी बात पर अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि सीआईएमएस, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जान रहे हैं, इस पोर्टल को कौन सी संस्था के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, किसी संस्था के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब है क्या, जिस संस्था के द्वारा इसको शुरू किया गया है ना, उसने क्या किया है, जितने भी आरईज हैं। अब आप बोलोगे कि सर जी आरईज क्या है, ये है रेगुलेटेड एंटिटीज। तो इन सारी की सारी रेगुलेटेड एंटिटीज से ये कहा है कि भाई आप अपनी जितनी भी डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं उनको क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए इस सीआईएमएस पोर्टल पर। इस सीआईएमएस पोर्टल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये एक प्रकार से ना मॉडर्न डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको इंट्रोड्यूस करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसके अंदर ना जितना भी लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग होता है, एनालिसिस होता है, उसको शेयर करना होता है, उसको हैंडल कर पाता है ये पोर्टल। और इसमें एक प्रकार से आपको केंद्रीकृत डेटा मैनेजमेंट, एक प्रकार से गोदाम, एक वेयर हाउस ये नजर आएगा जिसमें एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करा गया डेटा को माइन करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो आरबीआई ने क्या कहा, जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनसे कहा कि भाई आप अपने जो डिजिटल लैंडिंग एप्स है उसकी डिटेल्स को रिपोर्ट कीजिए इस सीआईएमएस पोर्टल पे। चर्चा में था, आरबीआई ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है, क्यों चर्चा में, एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही मैरिम नदी किस देश में लोकेटेड है। इस सवाल को हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डालेंगे इस वीडियो के अंदर। ये चर्चा में क्यों है, तो जिस देश के अंदर ये रिवर है ना, उस देश के अंदर वो नहीं होते हैं जो सर्फर होते हैं। सर्फर कौन होते हैं, जो समुद्री तटों पर जो वेव्स पहुंचती हैं उसमें अपनी कलाकारी दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो एक ब्राजीलियन सर्फर ने, तो देखो नदी का नाम आपको पता चल गया होगा कि ये जो नदी है ये आपकी कौन से देश के अंदर है। ब्राजीलियन सर्फर ने यहां पर ना एक टाइडल को यूज किया। वो टाइडल को कहा जाता है पोरोकोआ, पोरो का, पोरो करके याद रख लीजिएगा, पोरो रोका। ये एक टाइडल एक्टिविटी है, इसको इसने यूज किया इस रिवर के अंदर सो दैट के जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहे हैं, उसको लेकर ये क्या कर पाए, लोगों को अवेयर कर पाए। ठीक है, तो ये जो आपकी मैरिम नदी है इसलिए चर्चा में थी। लगभग 800 किलोमीटर की ये एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कि उत्तरी ब्राजील के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इस नदी के अंदर ना आपके ये टाइड्स आते हैं जिनको कहा जाता है पोरोरोका टाइड्स। तो जब ये जो टाइड्स होते हैं ना, ये समुद्री वेव से टकराते हैं तो एक साउंड निकलती है। ठीक है, तो उसको लेकर कुछ उसके अंदर मतलब ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये रिवर चर्चा में थी, कुल मिलाकर कल को पूछ ली जाएगी तो आप लोगों को ब्राजील आंसर करना है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समृद्ध योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। देखो बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखने के लिए मिली।
ये समृद्ध स्कीम बहुत पहले लॉन्च करी गई है, लगभग 2019 में इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। तो हुआ क्या, दो लोग जिनमें से एक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इसको अरेस्ट करा गया। किसके द्वारा? जो मेटी है। मेटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया ना, 3 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत चीट करे। तो इसलिए चर्चा में थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये स्कीम है, समृद्ध स्कीम। तो ये जो समृद्ध स्कीम है, इसकी अगर फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये है दी स्टार्टअप एक्सलरेटर फॉर प्रोडक्शन इनोवेशन। इस प्रकार की ये स्कीम मेटी के द्वारा लॉन्च करी गई थी, जो नेशनल पॉलिसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को लेकर 2019 के अंदर आई थी, उसको लेकर। तो इसके अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग या फिर नए एक्सलरेटर्स है ना, उनको सेलेक्ट और स्केल प्रॉमिसिंग करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले जो स्टार्टअप्स होंगे। तो यहाँ पर एक दो आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए की यहाँ पर चीटिंग करी, तो इसलिए चर्चा में है भाई। तो आप लोगों को पता है ना, स्कीम वगैरह चीजें पूछ ली जाती है, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। 2019 में लाया गया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र किन शहरों में लॉन्च किया है? भाई देखो, ये है इंपॉर्टेंट। क्यों? आप लोगों को पता है कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें ना, तो चिप डिजाइन को लेकर बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है। और इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडिया ये लगातार कोशिश कर रहा है कि चिप मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का भी नाम हो। तो इंडिया ने ये लॉन्च करे अपने पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर्स। कहां कहां पर? नोएडा और बेंगलुरु में। तो जिससे जो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट है, उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। और ये जो केंद्र है, इनको अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने सेटअप किया है, तो याद रखिएगा इसमें रेनिसिस, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, चिप डिजाइन को लेकर ही काम करती है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रूसी खगोलविदों ने 11 नए सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग किया है? चर्चा क्यों है कि भाई कुछ रशियन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने क्या किए हैं, 11 नए एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को डिटेक्ट किया है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी, ये जो एजीएन होते हैं यानी कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, ये हमारी गैलेक्सी के अंदर कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई लेवल के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। तो रशिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने इसको डिटेक्ट किया है। और जिस ऑब्जर्वेटरी को इन्होंने यूज किया है, वो है स्पेक्टर आरजी एसआरजी। इस प्रकार की चीजें भी हो सकता है आप लोगों से ये लोग पूछ ले। चले जी आगे बढ़ेंगे। गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? नाम क्या है इसका? गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो चाइना इन्वॉल्व है, नाम से ही वैसे ड्रैगन का नाम आ गया, तो चाइना का मेरे ख्याल से आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल होना पता चल गया होगा। और इसके साथ है कंबोडिया। तो ये हाल ही में कंबोडिया और चाइना की लार्जेस्ट गोल्डन ड्रैगन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि ये सालाना द्विपक्षीय मिलिट्री अभ्यास करता है। इसको 2016 में इन्होंने शुरुआत इसकी कराई थी। तो इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। चाइना अगर किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजिक और डिफेंस कोऑपरेशन एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो पूरी दुनिया की उसके ऊपर नजर होती है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। मडकू द्वीप, जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया, बताइए कि किस राज्य में स्थित है? क्या नाम है? मडकू द्वीप। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में जिस राज्य के अंदर ये द्वीप है ना, उसकी जो हाई कोर्ट है, उसने इस मडकू द्वीप के जो भी डेवलपमेंट काम है, उसको ध्यान से मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ना कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यू है, अगर हमारे आप ऑब्जर्वेशन से देखें।
इस प्रकार से इस मडकू द्वीप को लेकर आपको एक और चीज याद रखनी है कि कौन सी नदी पर लोकेटेड है। तो आपको उस रिवर का नाम याद रखना है, शिवनाथ नदी पर ये आपका लोकेटेड है। तो ये छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने इसकी जो क्लोज मॉनिटरिंग है कि इसके ऊपर होने वाले जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स है उसको ध्यान में रखना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये जो शिवनाथ रिवर मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर नदी लिखी है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी बड़ी नदी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है, सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये महानदी की लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर है शिवनाथ रिवर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने के लिए मिलता है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस संगठन ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली को विकसित किया है? ये जो आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट वगैरह वाली चीजें होती हैं ना, ये स्टूडेंट्स को उतनी मजेदार न्यूज लगती नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिन्होंने एक हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेट्रिक मेम्ब्रेन को क्या किया है, डेवलप किया है सी वाटर डीसैलिनेशन को लेकर। तो ये डीआरडीओ ने डेवलप कराया भाई इसको। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कैरी आउट कराया गया, जो हमारे देश का डिफेंस मटेरियल्स स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ना, कहां पर है वो? कानपुर में। उसके द्वारा इसको कैरी आउट कराया गया है। तो ये जिस मेम्ब्रेन को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड है उनका सूट बनाने में ये हेल्प करेगा। क्लोराइड आयरन जो डैमेज कर देते हैं सॉल्टी वाटर के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ये आपका रक्षा करेगा। तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित करा गया है, याद रखना है इसको। समावेशी भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर कराया गया? इंक्लूसिव इंडियन समिट 2025 को ऑर्गेनाइज कराने वाले शहर का नाम पूछा जा रहा है। तो भाई ये मई 15 की बात है, इस समिट को आयोजित कराया गया नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट कराया जाएगा। इसके अंदर जो ये इंक्लूसिव इंडिया समिट यहां पर आयोजित कराई जा रही है ना, इसमें जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है, मैं यहां पर लिख देता हूं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, इसको ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको हाइब्रिड मोड में कराया गया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पेंशन एंड डिसेबिलिटीज जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत आके कराया गया। इसको एसबीआई सपोर्ट कर रहा है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को जिस भी दिन सेलिब्रेट कराया जाता हो, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था। कब करा था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज? ये आप लोगों को याद रखना है, 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। तो इस समय पर जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल थी ना, वो रेगुलरली इसकी रिकमेंडेशन दे रहा था। तो इसको भाई 15 मई को सेलिब्रेट कराया जाता है, याद रखिएगा। और आपके लिए इसका थीम इंपॉर्टेंट है 2025 का। तो इसका थीम क्या है? फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज डेवलपमेंट। ये इस साल का थीम है 2025 का, 15 मई को सेलिब्रेट कराया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार का अभ्यास किया? ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज जिसका नाम है तीस्ता प्रहार। अभी आप लोगों को पता है ना, पाकिस्तान की बैंड बजाई थी हमने अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो हुआ क्या है ना, कुछ समय पे चाइना और बांग्लादेश के बीच में कुछ साठगांठ चल रही है, कुछ एक्टिविटीज चल रही है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या करना चाह रहे हैं वो। तो बांग्लादेश के वो जो यूसुफ अंकल है ना, वो थोड़ी सी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर की साइड में ही, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही, इस तीस्ता प्रहार का हमारी इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। तो ये लार्ज स्केल एक्सरसाइज है जिसमें कई सारी हमारी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड कॉर्प्स, पैरा स्पेशल फोर्सेज, ये सारे के सारे शामिल हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर आयोजन कराया गया था, ये आपको याद रखना है। चैचू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगेन देखो, इंपॉर्टेंट, आप लोगों के अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर जाति जनजातियों के संबंधित क्षेत्रों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो भाई आपकी
तेलंगाना की गवर्नमेंट है ना, इन्होंने रिसेंटली सैंक्शन किया 10,000 इंड्रामा हाउसेस को, इस चेचू ट्राइबल फैमिलीज को, सो दैट कि उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये जो चैचूज है ना, ये एक प्रकार से फूड गैदरिंग ट्राइब है, जो कि मेनली आपको आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ फॉरेस्ट नजर आता है जिनको नल्ला मलाई वन के नाम से जाना जाता है, ये यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो याद रखोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लाइड रोंडावेल फ्लैट गैको, एक चपटी शरीर वाली छिपकली की प्रजाति 34 साल बाद किस देश में फिर से खोजी गई? अब आप बोलोगे कि सर जी अब क्या हम ये छिपकलियों के बारे में याद रखेंगे? ना देखो, होता है क्या है ना, बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक के अंदर अगर कोई नई प्रजाति को किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद खोजा गया होता है या फिर उसके बारे में रिपोर्टिंग करी गई होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको 34 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया है। क्या है ये? एक फ्लैट बॉडीड लिजार्ड स्पीशीज है जिसका नाम है दी वाइल्ड रोंडावेल फ्लैट गीको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सकुराजिमा ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में ये लोकेटेड है? नाम क्या है इसका? सकुराजिमा वोल्केनो। तो चर्चा में इसलिए था कि हाल ही में ना ये इरप्ट हो गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो धुएं का गुब्बारा है वो लगभग 3,000 मीटर ऊपर तक देखने के लिए मिला। तो ये जापान के अंदर देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपका सकुराजिमा ज्वालामुखी है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जापान का, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि एक आइलैंड है, उसका नाम है कयूशु, कयूशु आइलैंड। इस आइलैंड पर ये लोकेटेड है, तो ये आइलैंड आपका जापान से ही संबंधित है, जहां पर ये आपको आपका सकुराजिमा जो वोल्केनो है ये लोकेटेड नजर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जूट निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हम बात कर रहे हैं जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या है ना, ये जो JCI है, इन्होंने हाल ही में एक MSP को रेज किया है, जूट का जो MSP है उसको रेज किया है। तो आप लोगों के लिए हो सकता है ये पूछ लें कि JCI के द्वारा जो MSP को इंक्रीज किया गया है वो कितने से कितने किया है? तो पहले जो MSP था ना जूट का, वो 5335 रुपीज था पर क्विंटल, और अब इसको इंक्रीज करके इन्होंने कर दिया है 5650 रुपीज पर क्विंटल। 2025-26 की जो इनकी क्रॉप ईयर है उसको लेकर, ताकि किसानों को इसको सपोर्ट किया जा सके। तो ये जिस जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल आपसे हो सकता है कल को पूछ लें कि इस JCI को कब सेटअप करा गया था? तो 1971 में इसको सेटअप किया गया था, सो दैट के जो रॉ जूट है उसकी एक सपोर्टिंग एजेंसी के रूप में ये काम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मल्टी एजेंसी सेंटर MAC किस संगठन के अंतर्गत काम करता है? मल्टी एजेंसी सेंटर MAC ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या, जो हमारा गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने हाल ही में एक उद्घाटन किया अपग्रेडेड मल्टी एजेंसी सेंटर का, जिसको MAC के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है ना, ये नेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग हब है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आता है, जहां पर जो केंद्र और राज्य की एजेंसी है ना, वो टेररिज्म को लेकर आपस में डेटा को शेयर करते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसको सेटअप कब करा गया था? तो याद रखिएगा, इसको 2001 के अंदर सेटअप करा गया था, जब कारगिल के अंदर लड़ाइयां हमारी हुई थी, और फिर उसके बाद 26/11 के मुंबई टेरर अटैक्स के बाद 2008 के बाद इसको फिर से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलेज कार्यक्रम शुरू किया है? Which organization has launched the campus calling program to promote gender sensitivity and student safety? तो देखो भाई, हमारे ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इन्होंने हाल ही में इस कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। क्या प्रमोट करने के लिए? जेंडर सेंसिटिविटी और स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है उसको प्रमोट करने के लिए। इसका उद्देश्य यही है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको रोका जा सके,
और लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ाया जा सके साइबर क्राइम्स, जिसकी वजह से जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है। याद रखेंगे इसको। चलिए, अगला सवाल है राजों की बावली, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया, 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है जो कि किस शहर के अंदर लोकेटेड है? तो भाई जो हमारा एएसआई है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और इसके साथ इन्वॉल्व है WMFI। ये WMFI क्या है? ये है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया, और इसके साथ इन्वॉल्व है आपकी साथ में TCS फाउंडेशन। इन्होंने हाल ही में कंप्लीट किया अपना कंजर्वेशन किसका? इस राजों की बावली का। तो ये जो राजों की बावली है, इसको राजों की बेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 17वीं शताब्दी का एक स्टेप वेल है, एक कुआं है, जो कि साउथ दिल्ली के अंदर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलता है। लगभग 1506 में इसको बनवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किसने बनवाया था, तो दौलत खान ने इसको बनवाया था भाई। ये आपको याद रखना है। उस समय पर सिकंदर लोदी रूल कर रहा था, लोदी डायनेस्टी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ दीज फॉलोइंग डेज? तो भाई देखो, इस हाइपरटेंशन डे को सेलिब्रेट किया जा सकता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके इस हाइपरटेंशन के बारे में, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में। तो आप लोगों से इस साल का जो थीम है वो हो सकता है आप लोगों से पूछ लें, तो वो क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं, इसके एक्यूरेटली के बाद है कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो ये थीम है और इसको मनाया जाता है 17 मई को। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही दाद की बीमारी किस एजेंट के कारण होती है? शिंगल्स डिजीज, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया। बताइए इन चार विकल्प में से किस एजेंट की वजह से होती है? तो देखो, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई अभी कहां पर? साउथ कोरिया में। एक बहुत बड़ा अध्ययन यहां पर आयोजित कराया गया, और फिर इस अध्ययन को यूरोपियन हार्ट जर्नल के अंदर पब्लिश करा गया। और यहां पर पाया गया कि जो ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेट करा गया था इस आपके श्रिंगल डिजीज को लेकर, दाद को लेकर, उनके अंदर 23% का जो रिस्क है कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक्स के आने का, वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये भाई जो आपका दाद डिजीज है ये वायरस से होता है। बी विकल्प आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वायरस का अगर आप लोगों से हो सकता है कल को नाम पूछ लें तो ये रहेगा वेरिसेला। अब देखो, नाम कुछ भी पूछ सकता है, है ना? वेरिसेला करके याद रखिएगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस से ये होता है। तो इसको लेकर जो वैक्सीन लगे थे, जिन लोगों के अंदर वैक्सीन लगी उसके अंदर 23% के कम चांसेस हो गए कि उनको हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक्स होता है वो चांसेस 23% तक कम हो गए, इसलिए चर्चा में थी स्टडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू करी गई पहल का नाम क्या बताना है आपको? उस इनिशिएटिव का नाम बताइए जिसको सरकार ने लॉन्च किया है, सो दैट के जेंडर इक्वालिटी को इंडिया के मैरिटाइम सेक्टर के अंदर प्रमोट किया जा सके। तो भाई देखो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है ना, उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया है। इसका नाम है सागर में सम्मान, सो दैट के जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है इस मैरिटाइम सेक्टर के अंदर उसको प्रमोट किया जा सके। इसको हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है वो कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है। तो याद रखेंगे। तो पहला इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरिटाइम सेलिब्रेशन करा गया था मुंबई के अंदर, वहां पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया।
अगला सवाल है RS-24 यार्स किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? क्या नाम है इसका? RS-24 यार्स एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इन चार विकल्प में से किसके द्वारा इसको डेवलप करा गया है। तो हुआ क्या, यूक्रेन की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट किया कि रशिया ना प्लान कर रहा है कि वो कैरी आउट करेगा एक ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट लॉन्च आपकी इस मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। तो ये आपका रशिया के द्वारा बनाया गया है और रशिया के बारे में आपको पता ही है, खतरनाक हो रखे हैं वो। इंद्रायणी नदी जो हाल ही में खबरों में रही किस देश में लोकेटेड है? किस देश में नहीं, किस स्टेट में लोकेटेड है ना? ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं, कंट्री नहीं स्टेट कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका? इंद्रायणी रिवर। चर्चा में क्यों है? एक आपका कॉरपोरेशन है जिसको पीसीएमसी कहा जाता है, एक पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने हाल ही में क्या किया ना, 36 जो इलीगल बंगलो है आपका रिवर विला प्रोजेक्ट के अंदर जिनको बनाया गया था उनको क्या कर दिया, डिमोलिश करवाने के आदेश दे दिए। तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। मुख्य कारण यही है कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर का रेन, ये की रिवर है, ये बहुत सारे लोग एरियाज को ना ये पानी प्रोवाइड करती है। भीम रिवर की ये मेजर ट्राइब्यूटरी है, यहां पर लिख दीजिएगा, ये भीम रिवर की एक मेजर सहायक नदी है, चर्चा में थी। अगला है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 रिपोर्ट को जारी किया है? ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 को रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। तो इसको आईईए लॉन्च करता है भाई, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसको इन्होंने लॉन्च किया और इन्होंने कई सारे इसके इंपॉर्टेंट डेटा दिए। इन्होंने कहा कि 2024 के अंदर लगभग 4 में से जो एक कार है ग्लोबली वो इलेक्ट्रिक कार अब बेची जा रही है। और चाइना ने इसमें लीड किया है, लगभग 50% पूरे विश्व का जो शेयर है ईवी कार की सेल्स का वो चाइना में रिपोर्ट किया गया है। तो ये वाला सवाल हो सकता है आपसे कल को पूछ लें कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी करी गई ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटपुट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में कितने प्रतिशत सेल चाइना के द्वारा करी गई पूरे विश्व की? तो चाइना के द्वारा करी गई 50% करी गई। जारी कौन करता है वो मैंने बता दिया, आईईए इस रिपोर्ट को जारी करता है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च करने वाली आपको राज्य सरकार का नाम बताना है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इनका ये पहला जंगल सफारी ट्रेन है। विस्टाडोम जो कोचेस होते हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये सवाल आपसे हो सकता है पूछ लें कि कहां से कहां तक इसको रन कराया जा रहा है। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कतारनिया घाट, मैं यहां पर लिख देता हूं, कतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये ट्रेन आपकी शुरू होगी और ये कहां पर जाएगी? ये दुधवा टाइगर रिजर्व तक जाएगी। दुधवा टाइगर रिजर्व तक ये आपकी ट्रेन लॉन्च करेगी। वीकेंड पर इसको चलाया जाएगा, फॉरेस्ट के व्यूज वगैरह ले सकते हैं इसके अंदर लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना को शुरू किया है? इंदिरा सौरगिरी जल विकासम स्कीम को लॉन्च करने वाली राज्य सरकार का नाम आपको बताना है। तो भाई देखो, स्कीम के अंदर जो इनका उद्देश्य है वो यही है कि जो सिंचाई के लिए यू नो सोलर पावर्ड जो बोरवेल्स होते हैं उसको प्रोवाइड कराया जाए ट्राइबल लैंड्स के अंदर बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। तो याद रखेंगे। तो इनके जो चीफ मिनिस्टर है रेवनाथ रेड्डी, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की विदेशी नागरिकता योजना किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू की गई थी? दी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया इन चार विकल्प में से कौन से एक्ट को अमेंड करके? चर्चा में क्यों है? तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया इस नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल को नई दिल्ली में।
तो इस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब ये जो ओसीआई स्कीम की हम बात कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस कब करा गया था? इसको अगस्त 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को संशोधित करके। कोई भी अगर फॉरेन नेशनल है वो अप्लाई कर सकता है इस ओवरसीज सिटीजनशिप स्कीम को लेकर, अगर वो इंडियन सिटीजन थे 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए भाई। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य के अंदर है। तो हुआ क्या, हाल ही में ना एक कुछ कैमरा ट्रैप जो इमेजेस होती हैं वो देखने के लिए मिली इस आपके टाइगर रिजर्व के अंदर, जहां से आपको एक पॉजिटिव राइज देखने के लिए मिला है वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज के अंदर, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ऑमनिवोर्स के बीच में। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है, और हर टाइगर रिजर्व, हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यही उद्देश्य होता है कि वहां पर जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा हो, पॉजिटिवली बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस संगठन ने भारत के हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है इंडिया का हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, एक सोलर पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट? तो रीसेंट डेवलपमेंट है जहां पर इस प्रोटोटाइप को हमारी एनएएल के द्वारा डेवलप करा गया है, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के अंदर इसको डेवलप करा गया है। तो इसको याद रखिएगा, चर्चा में ऐसे सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए एक राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो नेम बताना है नेशन वाइड एग्रीकल्चर कैंपेन का, जिसको लॉन्च करा है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मई 2025 में। तो हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को लॉन्च किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान को लॉन्च किया है। और ये मई 29 से जून 12 तक इसको अभियान को लॉन्च कराया जाएगा। उद्देश्य यही है कि भाई जो कृषि के अंदर आधुनिक आपकी टेक्निक्स होती हैं उनको आपका यूज किया जा सके, हमारे कृषि को आधुनिकरण किया जा सके, उसको प्रॉस्पर बनाया जा सके। तो यहां पर आपको याद रखना है। तो भाई ये था हमारा 2025 मई मंथ के सप्ताह नंबर 3 का डिस्कशन। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे से जुड़ जरूर जाइएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG। इस इंस्टाग्राम के मेरे यूजर नेम पर जाकर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल हूँ। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे एप्लीकेशन और अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर ओपन करके देख लीजिएगा। मिला जाएगा आपसे अगली क्लास के अंदर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।